फ्यूचर डॉक्टर रूही, गुड आफ्टरनून। गुड रजित, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रुजित राज बिंद। एम, एम कौन है भाई? मनीषा शर्मा, अच्छा। गुड आफ्टरनून। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों का सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट हो गया था ना? नो सर, फ्रिक्शन का बैंकिंग ऑन रोड बचा हुआ है। हाँ, पूरा करते हैं उसे। और अभी जो नेक्स्ट टर्न होगी, आईफोन 13, गुड आफ्टरनून। सर आपने बोला था डबल कोनिकल पेंडुलम भी। हाँ, डबल कॉनिकल पेंडुलम बताएं, चलो बताते हैं आज। एंड फ्रिक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो टॉपिक बोले थे सर। हम्म। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो करा दिया था ना मैंने। यस सर। हम्म। गुड आफ्टरनून प्रत्युष। तो बेटा हम लोग आज शुरुआत करते हैं। सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया था और पहली चीज बताई कि मुझे डबल कॉनिकल पेंडुलम कराना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं डबल कॉनिकल पेंडुलम।
देखो बेटा, डबल कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है कि दो स्ट्रिंग ले ली जाती हैं ऐसे। ये हमने कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इससे मैंने दो स्ट्रिंग बांध दी। और थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम ये दो तीनों लेंथ बराबर मानते हैं। और यहाँ एक पार्टिकल लटका दिया पी, एम के जी का ये पॉइंट पी है। तो अब ये जब सर्कुलर मोशन करेगा तो इस तरीके से करेगा। ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो टाइट रहेंगी, दोनों टाइट होनी चाहिए। और जब दोनों स्ट्रिंग टाइट होंगी तो ये एंगल अल्फा और बीटा ज्योमेट्री से निकल आएंगे। यहाँ पर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो अल्फा बराबर बीटा ये दोनों 60 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन अगर सपोज कर लो कि इनकी लेंथ बराबर ना हो, सपोज ये 10 मीटर हो, ये 6 मीटर हो, ये वाली लेंथ 8 मीटर हो, तब ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। स्ट्रिंग अपनी पूरी लेंथ में होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए, तब ये वाले एंगल बदल जाएंगे। ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा तो इस बात पे डिपेंड करते हैं, अल्फा बीटा डिपेंड्स अपॉन ए बी, AP एंड BP लेंथ्स। अब देखो, मान लो ये ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है, हेलो, हाँ सर, हाँ बताओ भैया। अरे हम तो घर आ गए, अब तो आज आना नहीं है, लेकिन पैसे हमें चाहिए थे। नहीं, अभी हम क्लास ले रहे हैं गिरीश, 2 से 3:30 तो क्लास है ऑनलाइन। हाँ, 4 बजे हम आने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक। तो अब ये ओमेगा से मान लो कर रहा है, तो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? इधर mg लगेगा, इधर T1 लगेगा, सपोज इधर T2 लगेगा। अब वही अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली कंडीशन करो। ये रेडियल डायरेक्शन है और ये एक्सियल डायरेक्शन है, तो ये एंगल अल्फा है, तो इधर हो जाएगा T1 कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा T1 साइन अल्फा, और T2 के भी कंपोनेंट कर दो, एक फ्रेश फिगर बना दे। ये mg, T2 साइन अल्फा इधर आएगा, इस T2 का कंपोनेंट, और T2 कॉस अल्फा, नहीं नहीं, कॉस अल्फा इधर जाएगा। ये ये एंगल बीटा है, ओ सॉरी, T2 कॉस बीटा इधर आएगा और T2 साइन बीटा इधर जाएगा, और ऊपर जाएगा T1 कॉस अल्फा और इधर जाएगा T1 साइन अल्फा। तो देखो, ये वर्टिकल एक्सिस वाले फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे, यानी T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू T2 कॉस बीटा और प्लस mg।
तो जाहिर है कि T1 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी। एक सबसे ज्यादा चीज तो यही पूछी जाती है। अगर ये पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है तो T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा? T1 डेफिनेटली बिगर होगा। दूसरा, इस इक्वेशन में चलो, इस लाइन में T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली रेडियस R है, और इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अल्फा से भी निकाल सकते हो, बीटा से भी निकाल सकते हो। L साइन अल्फा भी R होगी और L साइन बीटा भी R होगी। ये दोनों वैल्यूज बराबर ही होंगी हमेशा, क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनना है। यहाँ पर चूंकि मैंने तीनों लंबाइयां सेम ले ली हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों 60 होंगे, और ये वाली लेंथ चाहे L साइन 60 लो चाहे L साइन 60 लो, एक ही आएगी। एनीवे, अब अगर ये एंगल्स अलग अलग हैं, मतलब स्ट्रिंग की लंबाइयां और ये डिस्टेंस अलग अलग है, तो इक्वेशंस थोड़े से हमारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, इन इक्वेशंस को हम पिछले पेज पर कॉपी कर लेते हैं। तो आया था T2 साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर, और पहला आया था T1 कॉस अल्फा, और उसको इधर ले आए तो T2 कॉस बीटा इज इक्वल टू mg, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम T1 और T2 दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर इसको निकालना है तो हम पहले वाले इक्वेशन को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे वाले इक्वेशन को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो खैर चलो, हम तो वैल्यू रख देते हैं। अल्फा बीटा तो 60 है ना, तो पुटिंग अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अदरवाइज ऐसे तो ये क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फंडा वही रहेगा, तो हम 60 रख देते हैं। अगर एंगल्स अलग हो तो वो वैल्यूज रख देना। तो आ जाएगा T1 अंडर रूट 3/2 प्लस T2 अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू M, और R की जगह L साइन 60 रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर। तो रूट 3/2 कट गया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये आ जाएगा T1/2 माइनस T2/2 इज इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg। तो अब इसको 1 और इसको 2 मान लो, और एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो T1 T1 जुड़ जाए, T2 से T2 कट जाएगा, 2T1 इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर प्लस सर mg। सर वो 2 mg 2 होगा mg हो ना, जाएगा। सर वो हैं? 2 mg हो जाएगा अपने आप। 2 mg होगा T1 ना। माइनस T2/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 सेकंड mg होगा इक्वेशन वो। नीचे वाले हाँ, में ये जहाँ 2 mg हो जाएगा सर, ठीक है, ये 2 mg हो जाएगा, ये 2 mg हो गया। तो T1 इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस mg, और फिर T2 भी निकाल सकते हैं। T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 2mg, तो T2 बराबर हो जाएगा ML ओमेगा स्क्वायर बाई 2
और प्लस mg माइनस mg, ये माइनस mg हो जाएगा। तो ये हमारे पास T1 भी निकल आया और T2 भी निकल आया। तो आपको ओमेगा अगर मालूम है तो T1 T2 का रेशियो पूछे तो वो भी बता सकते हो, डिफरेंस पूछे तो वो भी बता सकते हो, अगर वैल्यू पूछे तो वो भी बता सकते हो। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये T1 है, ये T2 है। तो हमने T1 लिख लिया, T1 बराबर ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस mg, और T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस mg। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम एंगुलर स्पीड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज तुमसे ये पूछा गया है, तो तुम लोगों का आंसर क्या होगा? मिनिमम एंगुलर स्पीड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल है, टेंशन स्ट्रिंग मस्ट बी टाइट। तो दिस implies T1 ग्रेटर देन 0, T2 ग्रेटर देन 0। तो T1 के साथ तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन T2 में माइनस है, और ये पॉजिटिव होने का मतलब है ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस mg मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ml ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2mg। तो m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2g बाई एल, या ओमेगा ग्रेटर देन अंडर रूट 2g बाई एल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और दूसरा, लेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रिंग की F0 है, तो मैक्सिमम स्पीड भी पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड जब आप ओमेगा बढ़ाओगे तो T1 और T2 दोनों बढ़ेंगे, और T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला टेंशन T1 में पहले होगा। तो हम इसको लेके कंसीडर कर लेंगे कि ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस mg मस्ट बी लेस देन F0। तो ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लेस देन F0 माइनस mg। तो ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 2 F0 माइनस mg अपॉन ml। तो ये मैक्सिमम ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2 F0 माइनस mg अपॉन ml। ये हमारे पास वे है कैलकुलेट करने का। ये तो तुम्हारा डबल कैनकल पेंडुलम, जो पूछा जाए हमने उसी में ये कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा तुम लोग क्या बता रहे थे? बताओ, आज तुम लोगों की डिमांड पे ही पढ़ाएंगे। सर बैंकिंग ऑफ रोड। स्पीकर टन आ गया, फिर से बोलो बेटा। Banking of road, sir. बैंकिंग ऑफ रोड बैंकिंग ऑफ रोड्स। एंड सर ड्यू टू फ्रिक्शन आल्सो। हाँ, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या होता है,
देखो ये हमने कराया नहीं था। नो सर। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने करा दिया था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर दोनों लेंगे। नहीं कराए थे, बैंकिंग ऑफ रूट फ्रिक्शन और एंगल दोनों पर भी सर कराए नहीं थे। हम लोग को, नो नहीं सर, नो कराए थे। सर। और नहीं डेथ सर, वेल नहीं भी कराए थे। चलो नहीं ठीक कराए। है, हम पूरा ये करा देते हैं। चलो, ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सर्किल है रेडियस आर की, और इस पर कोई साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, वी स्पीड से मूव करना चाह रहा है। ठीक है ना? तो स्पीड तो इसकी टेंजेंशियल होगी ऐसे, और यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे। इसका mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। जैसे मान लो ये रोड है, तो ये n mg लग रहा है, ये n लग रहा है। अब अगर ये रोड मान लो ऐसे टर्न हो जाए, तो ये दोनों साइड तो वर्टिकल हो गई ना, और ऐसे टर्न करने के लिए मुझे इस तरफ क्या चाहिए? कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहाँ से? हवा में तो पैदा होता नहीं है, लगता तो है नहीं। जो फोर्स लग रहे होते हैं उन्हीं का रिजल्टेंट हो जाता है। तो इस सिचुएशन को करने के लिए तुम लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, जैसे हम साइकिल वगैरह को चढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं। मतलब जो मेरी साइकिल पहले ऐसे सीधे सीधे चल रही थी, वो अब थोड़ी सी तिरछी हो जाती है हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और सपोज ये एंगल थीटा बन गया, ये मेरी रोड जा रही है, इधर यहाँ पे इसकी सेंटर है। तो जब ये ऐसे गया, तो झुकने में क्या होता है, ऐसे आप झुको तो ये वाला एंड इधर टेंजेंशियली मूव कर जाता है पीछे, तो इधर हमारे पास फ्रिक्शन लगने लगता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और अब ये जो साइकिलिस्ट है, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है ऐसे, और इसका ये जो रिएक्शन फोर्स है टोटल ग्राउंड का, वो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो एंगल है थीटा, साइकिल रोड को ऐसे दबा रही है, तो टोटल रिएक्शन ऐसे ही लगेगा, जिसके दो कंपोनेंट है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो tan थीटा इज इक्वल टू F/n होता है। दैट इज द लीनिंग एंगल। इतने से आप झुकेंगे, और कितना झुकेंगे? अगर आपकी स्पीड v0 है, तो r रेडियस की सर्किल पर घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv0² / r, और ये फ्रिक्शन उतना दे दे, इतना झुकेंगे। तो मेरे पास हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है मेरे पास tan थीटा, हमें फ्रिक्शन चाहिए mv0² / r, और नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा mg होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू v0² / rg। तो ये मेरे पास बेसिक रिजल्ट है, और इसमें छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आपको बोल देंगे कि, जैसे कह दें कि 75 मीटर की रेडियस पर अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से सर्कुलर टर्न लेना चाहें, तो हमें कितना लीन होना पड़ेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 × 10 अपॉन 75 × 10। तो ये 10 तो 10 कट गया, tan थीटा बराबर आ जाएगा 2/15। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/15। इट इज वेरी स्मॉल एंगल। और यहां से क्लियर है कि
दो चीजों में बैंकिंग लीनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तेजी से जाना चाहते हो, तो भी ये थीटा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप स्पीड सेम रखते हुए कम रेडियस की सर्किल पर जाना चाहते हो, शार्प टर्निंग जिसे कहते हैं, तब भी आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पर एक खतरा होता है, ये जो मेरे पास फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिए थे, म्यू एस एम, यानी म्यू एस एम जी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमेशा इससे कम ही रहेगी। तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स जो तुम्हें चाहिए, mv नॉट स्क्वायर बाई आर, ये लेस होना चाहिए म्यू एस एम जी से। तो v नॉट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस आर जी से। और इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर स्किडिंग। क्या होगा, ये मेरे पास सर्किल है, इधर मेरे को फ्रिक्शन लग रहा है, और अगर आपने तेज टर्निंग करी, फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा ज्यादा, और ये फ्रिक्शन उसके बराबर नहीं हो सकता, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब आप इधर जा रहे थे तो आपके पैरों को ये फ्रिक्शन लग के इधर रोक रहा था, तो आप मुड़ जाते थे। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो गई तो ये रोक नहीं पाएगा, फिर इधर आप बाहर की ओर गिर जाओगे। तो जो साइकिल होगी, आपका कुछ पहिया ऐसे ऐसे गिरेगा, आपका मुंह अंदर की ओर होगा, धड़ाम से गिरोगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपको सेफ टर्निंग करनी है, तो मुड़ते समय रेडियस जो है वो बड़े से बड़ी रखो। जितनी बड़ी रेडियस होगी, ये मैक्सिमम स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, तो आप बच जाओगे। और फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए। बरसात के दिनों में जैसे लोग अक्सर फिसल के गिरते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर जगह इस स्पीड से जाते थे। लेकिन बरसात के दिनों में म्यूएस कम हो जाता है, चिकनी हो जाती हैं सड़कें, थोड़ी सी फिसलन आ जाती है। तो पहले जिस स्पीड से वो मुड़ जाते थे, अब वो स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो वो गिर जाते हैं। तो ये होता है मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर स्किडिंग। ओके, समझ में आ गया तुम लोगों को? इस पे Yes, sir. क्वेश्चन बड़ा हाँ सिंपल सा आता है। जैसे अगर हम कहें कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 100 मीटर के सर्किल पर घूमना चाहता हूं, तो म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो फॉर्मूला यही लगा दो, 100 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू, सर वो 420 होना चाहिए। ये 20 होना चाहिए, राइट। 20 लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू 100 और इंटू जी, यानी 10। तो 400 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू 1000। तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक तरीका था हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमने का। इसके बाद एक दूसरा तरीका ये होता है ना कि कुछ चीजें जो होती हैं वो झुकाई नहीं जा सकती हैं। क्यों नहीं झुकाई जा सकती हैं? सर गाड़ी कैसे घूमेगी? जैसे कार आप चला रहे हैं, अमीर हो गए, तो साइकिल तो आप झुका लेते थे, लेकिन कार तो नहीं झुका सकते हैं एक जगह। तो उसके लिए हम लोग एक, अगर सर्किल में जैसे ट्रेन वगैरह को सर्कुलर पाथ पे चलाना होता है,
तो जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसे रोड जा रही है, तो हम लोग इस वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आउटर को, और ऐसे कर देंगे। ये मतलब मेरी जो रोड होगी ना वो इंक्लाइंड प्लेन के शक्ल में हो जाएगी। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। आउटर पार्ट इज एलिवेटेड। इसको उठा देते हैं। सपोज ये रोड की विड्थ मेरे पास डी है और ये एच उठाया, तो रोड हमारी ये हो गई, ये डी है, ये एच है। जितना एंगल उठाया ये बैंकिंग एंगल कहलाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू, अब एच अपॉन ये होगा, tan थीटा तो यही होता है, एच अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बट ये देखा गया है ना कि ये बहुत ज्यादा नहीं उठाया जाता है, जैसे हार्डली एकदम से ऐसा थोड़ी उठा देंगे शार्प। एच बहुत कम होता है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल इन डी, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो tan थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एच अपॉन डी भी ले सकते हैं। बेसिकली ये साइन थीटा है, तो वैसे भी अगर एच छोटा होगा थीटा स्मॉल होगा, तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा tan थीटा थीटा सब बराबर ही होता है। अब इसको उठाने से हमें फायदा क्या मिला? ये रोड है, ये हमारी व्हीकल जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे इसका वेट mg तो ऐसे लगेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। ये दो लगेंगे नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इनका रिजल्टेंट मैंने ऐसे n मान लिया। और ये मेरे पास थीटा है, तो वर्टिकल से ये थीटा हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, n cos थीटा, इधर n sin थीटा। और मेरी रोड कैसी थी? मेरी रोड ऐसी थी, ये सेंटर इसका इधर था। तो अब हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है ना वो n sin थीटा से मिल गया। रोड पे ये बैलेंस चल रही है पैरेलल, इस पहिए को नहीं उठा के झुका रहे हैं हम सेंटर की ओर, लेकिन सड़क खुद ही उठी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर अपॉन r, और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही आ रहा है बार बार, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो v0 बराबर अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो ये मेरे पास बैंकिंग ऑफ रोड की कहानी है। तो बोर्ड लेवल पे तो यहाँ खत्म हो जाता है मामला, लेकिन इसमें आगे भी कुछ खास चीजें हैं। यहाँ पर देखो हमें सड़क के फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, यानी अगर हम सर्कुलर बैंक रोड पर इस स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो हमें फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमारे टायर सबसे कम घिसेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर है। क्या? ये मेरे पास रोड थी, इधर mg लग रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा था। तो ये था mg cos थीटा, mg के तो कंपोनेंट कर लो, mg sin थीटा। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसी के रेफरेंस में आ जाएंगे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, वो हो जाएगा mv0 स्क्वायर अपॉन r। और इसके भी दो कंपोनेंट कर दिए, एक ऐसे कर दिए एक ऐसे कर दिए।
तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। और अपने रेफरेंस फ्रेम में ये बैलेंस है। आप उसी कार के या मूविंग सर्कुलर कर मोशन करने वाली बॉडी के रेफरेंस फ्रेम में आ गए। जो उसका एक्सेलरेशन था उसी के बराबर उस पर सेंट्री स्यूडो फोर्स लगा दिया। इसी स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहां पे mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं है, डिवाइड करोगे tan थीटा बराबर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा प्लस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। ये अब मान लो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई। अब देखो, एक बड़ी सीधी सी बात है कि एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सड़क है। पता चला आगे कोई बच्चा आ गया या कुछ हो गया। आप लोग खुद ही व्हीकल तो ड्राइव करते ही होंगे। अब आपसे कह दें कि आपको अपनी स्कूटर को सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाइए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन डेंजरस है। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये हमारी जो व्हीकल है वो ऊपर की ओर स्किड कर जाएगी। और अगर वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई, कौन सी वेलोसिटी, जो अंडर रूट आर जी tan थीटा था, तो कम हो गई तो ये नीचे की ओर फिसल के गिर जाएगी। तो ये बड़ा डेंजरस काम हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन ले लेते हैं। तो अगर मान लो वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, सपोज ये वी नॉट वी से बड़ी हो गई, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा ये बड़ा है एम जी साइन थीटा से। तो और लेकिन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन तुरंत इधर लग जाएगा और आप गिरोगे नहीं। आप गिरोगे नहीं, आप चलते रहोगे, स्किड नहीं करोगे। और जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां देख लो कितनी होगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू म्यू, मान लिया स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। वेलोसिटी बढ़ने पे नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब हमारे पास कितनी स्पीड हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जब तक कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ना ले, क्योंकि फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो आप तब तक नहीं फिसलोगे जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकता है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए, फॉर मैक्सिमम स्पीड mg साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो ये है म्यू mg cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। और ये मैक्सिमम स्पीड है। तो अब इसमें मैक्सिमम स्पीड निकाल लो कितनी आ जाएगी। ये v वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा
इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, और थोड़ा सा एडजस्ट ऐसा कर लो कि यहां पर जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो। सर एम उसमें जी प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं होगा? प्लस रह गया ना सर तो। मैं ये बैलेंस देख रहा हूं ना, तो एम जी साइन थीटा और इधर फ्रिक्शन लगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपान आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। अब मैं म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा को मैं इधर ले गया, और एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में एक तरफ है। तो यहां से अब तुम कॉस थीटा से भाग दे दो बेटा, सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो और आर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो कई चीजें लेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आर जी कॉमन ले लेंगे, और यहां से वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और टेन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा है तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा, और यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस म्यू ये आएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई? अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और सिर्फ मैक्सिमम ही नहीं, मिनिमम भी निकाल सकते हो। मिनिमम कैसे निकाल सकते हो देखो, माइनस मिनिमम में क्या होगा ना, जब कम करोगे तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, तो इसका साइन बदल जाएगा म्यू का, तो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो यह फायदा क्या हुआ फ्रिक्शन का? यहां में फ्रिक्शन का फायदा हुआ, हम अगर फ्रिक्शन को यूज नहीं करना चाहते, फ्रिक्शन मान लो नहीं होता, तो मेरे को इस वेलोसिटी से गाड़ी कॉन्स्टेंटली चलाए रखनी पड़ती, क्योंकि आप ना सड़क की रेडियस बदल सकते हो, ना जी बदल सकते हो, ना बैंकिंग एंगल बदल सकते हो, और अगर आपकी स्पीड जरा भी इधर उधर हुई तो आप फिसल जाते। लेकिन अब आपके पास एक रेंज है, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और ये मिनिमम है आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। वेरी गुड। हालांकि ये वाली स्क्रीन बैक कर दीजिए। कर रहे हैं, हालांकि ये वाली स्पीड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो इसमें आपके टायर में बिल्कुल मिनिमम वियर और टीयर, मतलब जो डैमेज होता है ना टायर में, जिसको वियर टीयर कहते हैं, वो सबसे कम होगा। दिस इज द बेस्ट, बट गिरने के चांसेस ज्यादा। फ्रिक्शन होगा तो आप इतना कर सकते हो। चलिए बैक कर देते हैं, ये लीजिए।
B square minus sin theta. Your speaker is not clear. Please pardon. Thank you for मैं सुन नहीं पाया बेटा अभी जो बोल रहे थे बॉयज, क्योंकि स्पीकर आपका गड़बड़ कर जाता है कभी कभी। शायद मोबाइल आपका डिस्चार्ज है। हाँ सेम प्रॉब्लम आ रही है। आप ऐसा करो चैट कर दो, मैं देख लूंगा। चैट कर दो, मैं देख लूंगा। चलो तब तक आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लें। वी मैक्स और वी मिन का रेशियो क्या होगा? तो देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लगेगा। tan थीटा प्लस म्यू अपॉन tan थीटा माइनस म्यू इंटू, आई एम सॉरी, यहाँ नीचे प्लस होगा। और 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये दोनों का रेशियो है। अब मैं इस समय हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, बट मुझे लगता है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें ट्रिग्नोमेट्री लगा के, tan ये a कुछ plus b का बढ़िया से रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट द सेम टाइम। इतने समय में हम लोग और प्रॉब्लम ले सकते हैं। इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, वी मैक्स माइनस वी मिन, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। वो भी बहुत लंबा चौड़ा आएगा। अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस म्यू अपॉन tan थीटा माइनस म्यू माइनस tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके हाँ बेटा, ये मैंने बैंकिंग करा दी। और बताओ और क्या पूछ रहे थे? और क्या पूछ रहे थे बेटा, बताओ। ओवर टर्निंग भी करा दें? ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग क्या होती है कि जैसे मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल रोड चल रही है और यहाँ पर कोई मेरी कार या ट्रक कुछ भी चल रही है ऐसे, तो इसका वेट अपने सेंटर ऑफ मास से mg नीचे लगता है। एंड बेसिकली देयर आर टू नॉर्मल रिएक्शन, n1 और n2। तो ये बैलेंस रहते हैं।
N1 plus N2 is equal to mg। अब ये अगर सर्कुलर टर्न कर रहा है, अब तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, तो मेरे पास एक नेट फ्रिक्शन फोर्स की वजह से सेंटर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और जाहिर है इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mv0 स्क्वायर अपॉन r के बराबर होनी चाहिए। हालांकि 4 व्हीलर के केस में ये पता नहीं, रजत बिंद भैया ने वाई वाई लिखा है, अब क्या मतलब है इसका। ये फ्रिक्शन फोर्स लाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि 2 व्हीलर में तो ठीक है, ये साइकिल जा रही थी, थोड़ा सा इसको तिरछा कर दिया, मिल गया, और इसके लिए तो स्टीयरिंग घुमा के बड़ा इधर उधर करना पड़ता है। बहरहाल ये आ गया, फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है, और ये 4 बॉडी है। हाँ रईस, हाँ क्या, हाँ फिर डलवाए, चलो डलवा दिया तो डलवा दिया, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब चेक तो अभी बेटा हम क्लास ले रहे हैं, यही 3:30 पौने 4 तक छूटेगी। हम्म। तो अब यहाँ पे जरा हम इस सेंटर सी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंटर सी, तो देखो सी के अबाउट mg इससे पास हो रहा है, कुछ नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इसको n1 ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, n2 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यानी टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ n1 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ n2। अब फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस हम h मान लेते हैं, जो पहिए के लेवल पे जहां फ्रिक्शन लग रहा है, ग्राउंड है, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, इसके बराबर है, ये v स्क्वायर से चल रही है, तो h इंटू mv स्क्वायर अपॉन r, और प्लस
अब ये जो दोनों पहियों के बीच की दूरी है, इसको मैं ए मान लेता हूं, वेयर डी इज इक्वल टू 2a। तो n1 इंटू ए इक्वल टू n2 इंटू ए। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहले इसको देख ले, इसको लिखते हैं। तो ये थे h mv स्क्वायर अपॉन r प्लस n1 इंटू ए इज इक्वल टू n2 इंटू ए। तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू h mv स्क्वायर अपॉन ए आर, और n2 प्लस n1 ये तो mg के बराबर था। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 2n2 इज इक्वल टू h mv स्क्वायर अपॉन ए आर प्लस mg। तो n2 इज इक्वल टू, अब ठीक है तुम जानते ही हो, हाफ h mv स्क्वायर अपॉन ए आर प्लस mg। अगर कार की स्पीड बढ़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n2 भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम n1 निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करें अगर, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 h mv स्क्वायर अपॉन ए आर माइनस mg। अब तुम्हें मालूम है कि ये 2 चल रहा था ये, और ये पहिया जमीन पर होगा, ये n2 है, ये n1 है ना। तो ये तो हो गया 0। अगर v हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। तो अब यहाँ पे n1 की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो h mv स्क्वायर अपॉन ए आर माइनस mg, ये मैंने n2 क्या सही निकाला है, n1 उल्टा होगा सर, ये ये थोड़ा सा उल्टा होगा उल्टा क्योंकि होगा। नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि h mv स्क्वायर अपॉन ए आर मस्ट बी लेस देन mg। तो m से m कट गया, तो v मस्ट बी लेस देन ए आर जी अपॉन h। अब ये इससे कम ही होनी चाहिए, तभी दोनों नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव रहेंगे और पहिया धरती पर रहेगा। अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा, ज्यादा हो गया तो ये तो चला गया। अब ये n2 बहुत बढ़ गया है, ये mg लग रहा है, और ये पहिया उड़ गया तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, जो भी है mv स्क्वायर अपॉन आर। अब इसके अबाउट अगर तुम मोमेंट लोगे तो क्या होगा, अब ये किसके अबाउट घूमेगा, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट देखोगे तो ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, और n2 की वैल्यू, तो ये क्या होगा ना, ये ट्रक पलट जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्पीड आई है, ये v मस्ट बी लेस देन अंडर रूट ए आर जी अपॉन एच। ये ओवर टर्निंग के लिए सेफ स्पीड है, आप इससे ज्यादा मत जाइए।
और v लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी जो आई थी, ये स्किडिंग के लिए आएगी। तो अब आप इन दोनों में किसी स्पीड पे गाड़ी चलाएं जो दोनों में कम हो, उससे कम पे चलाएं। डबल कॉनिकल पेंडुलम एक बार फिर से बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो। सर सर एक बार बैक हाँ कर दीजिए हाँ, बैक कर दे रहे हैं बेटा, ये लो। सर, और बैक, बस एक पेज और बैक। यस सर, थैंक यू सर, हो गया। तो ये हमने आपको ओवर टर्निंग भी करा दी। अब आपका ये मामला कंप्लीट हो गया है। अब ये बताओ कि जैसे हमारे पास ये कोई स्फीयर है, ये ग्राउंड है, इसकी रेडियस आर है, और यहां से अगर एक पार्टिकल को हम चलाते हैं, ये शायद मैं करा चुका हूं, 0 स्पीड से चलाते हैं, इसकी रेडियस मेरे पास 12 मीटर है। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर, एट व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड द मास विल लीव द स्फीयर। तो ये मैं करा चुका हूं, ये 20 हमारे पास मीटर, ये, 20 मीटर। हाँ, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐसे आएगा, ऐसे। जब ये cos थीटा बराबर 2/3 होगा, और उस समय ये वाली जो हाइट होगी, ये 12/3 यानी 4 मीटर होगी। ओके, तो ये टोटल हाइट कितनी थी, 24 और -4। तो ये बिल्कुल सही आंसर था तुम्हारा, 20 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए एल रेडियस की सर्किल है, यहां से एक पार्टिकल को v बराबर 0 से छोड़ा गया, और ये ऐसे नीचे आ रहा है, इस तरीके से। तो बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में कोई एक पॉइंट है, और इस जगह टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है। तो ये कौन सा पॉइंट है, थीटा के टर्म में बताना। ये देव, जरा पानी निकाल दो बेटा। हाँ, प्रत्युष का भी आंसर सही था भाई।
तो देखो किसी भी जगह पर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक एक्सेलरेशन ऐसे होगा रेडियल और दूसरा एक्सेलरेशन होगा इधर टेंजेंशियल, और इनका रिजल्टेंट टोटल एक्सेलरेशन बताएगा। अब ये AR है, ये AT है, तो AT के बारे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। AT सब जगह mg sin थीटा अपॉन m, AT बराबर g sin थीटा ही होगा, क्योंकि बताया था ना कि ये ऐसे चल रहा है तो टेंशन इधर है, ये रेडियल फोर्स है, mg इधर है, mg का कंपोनेंट टेंजेंशियल इधर mg से, तो ये g sin थीटा है, तो AT बराबर g sin थीटा। और AR जानते ही हो क्या होता है, ये v स्क्वायर अपॉन r होता है, जो यहाँ पे L हो जाएगा, रेडियस इसकी L है, लेकिन इनका रिजल्टेंट हार्जेंटल है, ये रिजल्टेंट। तो अगर हम इनको वर्टिकल और हार्जेंटल डायरेक्शन में तोड़ें तो देखो भाई हमारे पास इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, AR cos थीटा, और इधर ये हो जाएगा AR sin थीटा, और इधर हो जाएगा अब थीटा एंगल कौन सा है, ये वर्टिकल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन थी, ये थीटा था, AR cos थीटा इधर, AR sin थीटा इधर, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है, और ये टेंजेंशियल है, ये रेडियल है, ये 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो मेरे पास इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा AT cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा AT sin थीटा। अब ये कह रहा है टोटल एक्सेलरेशन इज हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में AR cos थीटा बराबर AT sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब AR कितना है, v स्क्वायर अपॉन L cos थीटा, और AT कितना है, g sin थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन मुझे v निकालना पड़ेगा, यहां से चला और v निकालने के लिए यहां एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पे रेफरेंस पॉइंट लिया mgl प्लस 0 बराबर mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो अब यहां से आप देखो हमारे पास mgl इक्वल टू mgl माइनस mgl cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgl cos थीटा, m से m कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl cos थीटा। ये वाली वैल्यू भी यहां रख दीजिए उठा के, तो cos थीटा बाई l तो पहले से लिख दिया ये, और v स्क्वायर की जगह 2gl cos थीटा इक्वल टू g साइन थीटा साइन थीटा। तो देखो यहाँ L से L ये कट गया, G से G ये कट गया, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी cos में बदल लो यार, तो 2 cos स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो अगर यहां से छोड़ोगे तो इस एंगल पे आके ये जो टोटल एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो कि किस जगह टोटल एक्सेलरेशन वर्टिकल होगा? हाँ, 2 जगह पे होगा। अगर यहां की बात करोगे तो वेलोसिटी 0 है, mg इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो इस जगह टेंशन तो थोड़ा सा होगा बट वेलोसिटी विल बी एक्सेलेरेशन इज 0, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड यहाँ एक्सेलेरेशन होगा। और अगर इस जगह बात करोगे तो यहाँ कुछ वेलोसिटी तो होगी, लेकिन इधर टेंशन लगेगा और mg रेडियल लगेगा, तो इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल एक्सेलेरेशन होगा ऊपर की ओर। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, बच्चे की डिमांड थी कि डबल कॉनिकल पेंडुलम दोबारा बता दीजिए एक बार। तो डबल कॉनिकल पेंडुलम में ये 2 रस्सियां होती हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस होती है। तो ये एंगल अल्फा बीटा मान लो, तो बस इधर टेंशन T1 मान लो, इधर टेंशन T2 मान लो, यहाँ पे mg लगेगा। और बेटा इसके कंपोनेंट कर दो, रजत है ना, T1 cos अल्फा और इधर T1 sin अल्फा, इधर कर दो T2 cos अल्फा, इधर कर दो T2 बीटा, कर दो इसे cos बीटा, T2 sin बीटा, और अपने इक्वेशन बना लो। T1 cos अल्फा बराबर mg प्लस T2 cos बीटा, और इधर सेंट्रीपिटल हो जाएगा T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, और r की वैल्यू, ये रस्सी की लंबाई L1 L2 है, तो चाहे L1 sin अल्फा ले लो और चाहे L2 sin बीटा ले लो, दोनों बराबर ही आएंगी हमेशा। और बस इन्हीं को सॉल्व करके T1 T2 वगैरह सब निकल जाते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये टोटल VCM और सर्कुलर मोशन खत्म हुआ। अब बढ़िया से तुम लोग जहां जहां से क्वेश्चन लग सकते हैं लगाओ, और एक शीट भेज करके उसकी डाउट्स भी हम इस साल बता देंगे, मतलब इसी वीक, इस साल नहीं इसी वीक। ओके ओके, सर। और किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ लो, अभी क्लास के टाइमिंग में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट। चलो तब तक एक क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। हमने बेटा पेग वाले क्वेश्चन करा दिए थे। यस सर। अच्छा, फिर से पैक हो गया। हाँ तो चलो एक पेग वाला ही क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐसे रखा गया है, थीटा नॉट एंगल पे, और ये तो O पॉइंट है, और यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, ये पेग है
ओपी, डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू L/2 है। तो बताइए कि किस एंगल से ड्रॉप किया जाए, थीटा नॉट की वैल्यू बतानी है कि जब ये हमारे पास पार्टिकल आए, ऐसे आएगा ये, तो ये जस्ट यहां तक जाए, बस यहां तक जाए, पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कराना, पी के हॉरिजॉन्टल लेवल तक जाए। तो उसके लिए थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? प्रफुल्ल तुम आ गए क्या? तो मैंने बताया था कि मैं इसको बता देता हूं, जब ये यहां से यहां तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो, कितनी होगी? ए पॉइंट ये है, मान लो ये बी है, एनर्जी कंजर्वेशन ला लगाओ, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 0, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ mu²। पहला स्टेप ये है, यहाँ वेलोसिटी निकालो। दूसरा ये है कि अगर इसको यहां से यहां तक जाना है, इस पॉइंट तक, यानी यहाँ वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये कितनी होनी चाहिए? इस वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं, तो 0 प्लस हाफ mu² इज इक्वल टू mg, लेकिन ये डिस्टेंस है L/2, L/2 प्लस 0, तो u² इज इक्वल टू m से m तो कट गया, 2 से 2 भी कट गया, इज इक्वल टू gl। वैसे ये हम अपने रेक्टिफिकेशन रिजल्ट से भी लिख सकते थे। अगर ये r रेडियस का सर्किल है तो यहां तक जाने के लिए यहाँ की वेलोसिटी √2gr होनी चाहिए, और यहाँ r की वैल्यू L/2 है। पैक के बाद तो रेडियस ये हो जाएगी, तो u² बराबर gl है, तो mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 m u² की जगह gl, तो mgl कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी 1/2, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा नॉट था, हमने थीटा नॉट लिखा था, इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री तक जाता है। इस तरीके से पेग वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कभी कभी डबल पैक भी आ सकते हैं, डबल पैक वाले फिर कठिन हो जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए ये एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल ग्रूव है, इस टाइप का, r रेडियस का, और यहां पर मैंने इसको इस तरफ फेंका है
जस्ट अंडर रूट 5 GR वेलोसिटी दे करके। ये हेमिस्फेरिकल ग्रूव ऐसे। तो ये पार्टिकल ग्राउंड पर इस पॉइंट ए से फेंका है, ये टॉप पॉइंट बी है, ये सेंटर ओ है। तो ये पार्टिकल ऐसे 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 आता है और फिर आकर के यहाँ सी को स्ट्राइक करता है। तो डिस्टेंस AC कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है, ये ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। जब ये यहां पर आएगा तो अब यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट GR और नॉर्मल रिएक्शन 0। तो वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ तो है नहीं कि इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाए। तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये ऐसे कहीं गिरेगा जाकर के। ये वाली दूरी निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा दो। रेंज बराबर होती है U अंडर रूट 2H अपॉन G। याद करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बताया था। तो ये डिस्टेंस AC ही रेंज है, ये R रेडियस नहीं है, रेंज। U है अंडर रूट RG और H की वैल्यू है यहाँ 2R। जमीन से इसकी हाइट 2R। तो 2 × 2R अपॉन G। तो ये G से G तो कट गया, तो डिस्टेंस आ जाएगी 2R। 2 का भी स्क्वायर रूट 2, 2 × 2 और अंडर रूट R × R। तो यहां से ये 2R दूरी पर गिरेगा, ये 2R दूरी पर गिरेगा। सपोज कर लो कि ये दो हॉरिजॉन्टल ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इसका सेंटर O है और एक पार्टिकल यहां से चलता है V वेलोसिटी से और एक पार्टिकल इधर चलता है 2V वेलोसिटी से। ये इनके सर्किल की रेडियस R है। तो मुझे पता करना है कि किस एंगल पर ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे, किस एंगल पर ये सेकेंड टाइम मिलेंगे। तो इसको भी बताते हैं हम। ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, ये तेज चल रहा है। तो सपोज ये यहां मिलेंगे, ये एंगल θ1 है। पहला निकालना बहुत सिंपल है। तो ये पार्टिकल ऐसे गया है, ये एंगल θ1। दूसरा वाला पार्टिकल ये इतना चला, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो पाई माइनस θ1 चला है। अच्छा, टाइम दोनों के सेम है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना हुआ?
निकाल लेते हैं भाई। पाई माइनस θ1 अपॉन 2v/r इक्वल टू θ1 अपॉन v/r। तो v/r तो कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस θ1 बाई 2 इज इक्वल टू θ1। तो पाई माइनस θ1 इज इक्वल टू 2θ1। तो 3θ1 इज इक्वल टू पाई। तो θ1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। पहली बार यहां मिलेंगे। ओके, इस 60 डिग्री। अब इसके बाद जब ये दोनों यहाँ टकराएंगे तो कोलिजन हमारे पास इलास्टिक मान लेते हैं, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये 2v1 से चलेगा और ये v1 से चलेगा, तो ये दोबारा फिर कहीं मिलेंगे और जस्ट इसके सामने जब ये आएंगे तो चूंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये कहीं और जगह मिलेगा। तो सपोज ये यहां मिलते हैं, तो हमारे पास ये वाला पार्टिकल इधर से आएगा। तो ये वाला जो टाइम है, हम ये यहां से यहां आया है और ये वाला पार्टिकल इधर से इधर आया है ये। तो मेरे पास एक एंगल को आप जो यहां से हम यहां पे मिलता हुआ मान रहे हैं इस जगह पे, इस बार हमारी रेफरेंस लाइन ये बन गई है ये। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये एंगल कम होना चाहिए। तो इसका खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला एंगल θ2 मान लीजिए, लेकिन ये यहां से माना है और ये वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस θ2 और दोनों के टाइम फिर सेम होंगे क्योंकि एक ही साथ चले हैं। तो आप लगा दीजिए कि θ2 अपॉन 2v इज इक्वल टू 2 पाई माइनस θ2 अपॉन v। ओमेगा करना है, ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एंगल ले रहे हैं v/r फिर कट जाएंगे। तो इस बार हो जाएगा θ2 इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 2θ2। तो मेरे पास ये 3θ2 इज इक्वल टू 4 पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। लेकिन याद रखना पोजीशन तो हम यहां से पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो θ2 निकला है वो यहां से निकला है। तो अगर यहां से हमें चाहिए तो हम इसमें से ये एंगल निकला है उसमें से θ1 माइनस कर देंगे। तो रियल इसको चाहो तो θ2 डैश कर लो क्योंकि ये मैंने बेसिक लाइन से नहीं माना था। तो θ2 इज इक्वल टू θ2 डैश माइनस θ1। तो दैट इज 4 पाई बाई 3। पाई का मतलब 180/3 और माइनस θ1 मेरे पास 60 डिग्री था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू 4 240 माइनस 60 यानी 180 डिग्री पर। तो यानी ये दोनों लगभग बिल्कुल यहीं पर मिलेंगे। ओके, तो ये हम लोगों के वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थे। और इसमें अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर एक शीट डिस्कस करेंगे और प्लस आगे वर्क पावर एनर्जी कंटिन्यू कर देंगे। और थोड़ा सा एडमिन की तरफ से और तुम लोगों को रिक्वेस्ट आई है, तो वी विल फास्ट अवर सम स्पीड। तो आप लोग भी उसके लिए तैयार करिए।
नेक्स्ट टर्न से हम स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। इसका पीडीएफ अभी हम आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। The number you have dialed is currently busy. Please try